नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगोले क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। आज यहाँ पर जो है वो क्लास रहने वाली है मौर्य साम्राज्य की, अब मौर्य वंश की आज कंटिन्यू करने वाले। आज से स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में जैसे कि लास्ट की बात करें तो नंद वंश की हमने जानकारी दी थी। नंद वंश की बात की थी कि लास्ट जो है वो अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके जो है वो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी अगर बात करें तो 323 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। तो देखिए समय हमें कब कब मिलता है। समय हमें यहाँ पर जो है वो मिलता है, समय हमें यहाँ पर जो है वो कब मिलता है, समय देखने को मिलता है 323 या कई जगह आपको 322 भी आपको देखने को मिलेगा। ईसा पूर्व से आपको जो है वो मौर्य साम्राज्य कब तक देखने को मिलेगा, वो आपको 184 ईसा पूर्व तक आपको जो है वो ये साम्राज्य जो है शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो मौर्य साम्राज्य की या फिर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो है वो क्या थे, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें, संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे संस्थापक। और कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का जो है वो साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग से आपको जो है वो लेके चलेंगे। इसमें हम बात करेंगे पुरातात्विक, साहित्यिक और जो है वो विदेशी साक्ष्य क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर बात करें, देखिए अभी यहाँ पर बात करेंगे, अगर बात करें यहाँ पर जो है वो इनके साक्ष्यों के बारे में या फिर जो है वो मौर्य साम्राज्य के विभिन्न स्रोत। तो विभिन्न स्रोतों में हमें कितने देखने को मिलते हैं, तीन बातें करेंगे। पहली बात करेंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, क्या साहित्यक स्रोत। सेकंड बात करेंगे यहाँ पर जो है वो पुरातात्विक स्रोत। तीसरा हम बात करेंगे विदेशी स्रोत। इन सब की हम बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत हमें क्या आपको देखने को मिलते हैं, तो साहित्यक स्रोत में हमें जो है वो देखने को मिलता है, पहला अगर बात करें तो ब्राह्मण साहित्य से हमें क्या देखने को मिलता है, पुराण। ब्राह्मण साहित्य से हमें क्या समझाऊंगा, ब्राह्मण साहित्य से हमें क्या देखने को मिलता है, पुराण। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है विशाख दत्त के द्वारा जो है वो देखने को मिलता है साहित्यिक मुद्रा राक्षस। क्या देखने को मिलता है, विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यहाँ पर जो है वो साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें महाभाष्य क्या देखने को मिलता है, महाभाष्य। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा रचित यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र। क्या देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र। और हमें जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा
मेगास्थनीज के द्वारा रचित यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है इंडिका। क्या देखने को मिलता है? इंडिका। और साहित्यिक स्रोतों की बात करें और हमें देखने को मिलता है जैन और बौद्ध ग्रंथों में। तो देखिए काफी पॉइंट मिले। पहला ब्राह्मण साहित्य से पुराण, सेकंड हमें विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस महाभाष्य, तीसरा हमें देखने को मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र से, और चौथा हमें मिलता है मेगास्थनीज इंडिका से, और पांचवा में जो है वो देखने को मिलता है जैन और बौद्ध ग्रंथों से। तो ये बात हुई हमारी साहित्यिक, किसकी बात हुई? साहित्यिक स्रोत की हुई बात। अब बात करते हैं पुरातात्विक जो है वो पुरातात्विक अवशेषों के बारे में। पुरातात्विक अवशेष से क्या हमें पता चलता है वो बात करते हैं। क्या बात करेंगे? पुरातात्विक अवशेष। स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इसमें देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पुरातात्विक स्रोत से हमें जो है वो यहाँ पर काले रंग, पहला देखने को मिलता है काले रंग के मृद भांड। क्या देखने को मिलता है? काले रंग के मृद भांड। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है चांदी, सिक्के देखने को मिलता है चांदी और तांबे के, क्या देखने को मिलता है? तांबे के आहत, या फिर बोल सकते हैं पंच मार्क सिक्के। तो दूसरा हमें देखने को मिला। अगर इसके अलावा और बातें करें तो हमें और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? और हमें देखने को मिलता है पुरातात्विक में हमें देखने को मिलता है अशोक के अभिलेख। किसके अभिलेख? अशोक के। चौथा हम बात करें तो चौथा हमें देखने को मिलता है रुद्र दामन के जूनागढ़ लेख या अभिलेख। क्या देखने को मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख, चांदी और तांबे के आहत सिक्के, काले रंग के मृदभांड और स्तूप भी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सभी हमें जो है वो क्या किस में देखने को मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोतों में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? आगे हम बात करेंगे जो है वो इसके बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात कर लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है विदेशी, यहाँ पर जो है वो विदेशी स्रोतों के बारे में। किसके बारे में? विदेशी स्रोतों के बारे में। तो विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं अगर बात करें तो यहां पर बात करते हैं यहाँ पर स्टेबो एवं एरियन जस्टिन, यहां पर जो है वो देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो है वो कहां पर देखने को मिलता है? इनके द्वारा अगर बात करें तो यहां पर सेंड्रा कोटस, किस में देखने को मिलता है? सेंड्रा कोटस। इसके अलावा और विदेशी साक्ष्य में क्या मिलते हैं? प्लूटार्क। तो प्लूटार्क से हमें क्या किस में देखने को मिलता है? एंड्रोकोटस में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर फिलाकर्स में के द्वारा यहाँ पर किस में देखने को मिलता है? सेंड्रोकोटस। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सेंड्रोकोटस है, ये सेंड्राकोटस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ये हमें विदेशी साक्ष्य के तौर पे मिलते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर
तो जो यहाँ पर जो है वो साक्ष्यों के अनुसार अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो प्रथम बार पहचाना गया था वो किस में पहचाना गया था, किन के द्वारा पहचाना गया था? वो पहचाना गया था यहाँ पर जो है वो बोले विलियम जोन्स के द्वारा प्रथम बार पहचाने गए थे। तो यहाँ पर प्रथम बार सैंड्रोकोटस में विलियम जोन्स के द्वारा पहचाना गया, या फिर इस यहाँ लिख सकते हो विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान की गई। तो ये बात हमें मिलती है विदेशी साक्ष्यों में। तो ये बातें हो गई। यहाँ पर जो है वो सभी जो मैं लिख रहा हूँ उसका आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर, अब चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में। ये तो हो गए हमारे साक्ष्यों के बारे में। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन काल है उसके बारे में, क्या क्या यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर बातें करेंगे। तो किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। समय की हम बात करें, समय या कब देखने को मिले थे? हमें देखने को मिले थे यहाँ पर 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, है ना। समय में देखने को मिलते हैं संस्थापक, इनको क्या कहा गया? संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? मौर्य वंश के। क्या है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बात क्या देखने को मिलती है? इनके माता का नाम और पिता का नाम हम बात करते हैं। तो पिता का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? पिता का नाम हमें देखने को मिलता है सिद्धार्थ सिद्धि। क्या देखने को मिलता है? सिद्धार्थ सिद्धि। इसके अलावा माता का नाम देखने को मिलता है मुर्रा। क्या देखने को मिला? मुर्रा। माना जाता है कि जब यहाँ पर चाणक्य के द्वारा यहाँ पर जो है वो खरीदा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, उस टाइम पे यहाँ पर मामा के पास में, मामा और माता से यहाँ पर जो है वो खरीदा गया था। तो दास के रूप में माना जाता है ये भी कि यहाँ पर शूद्र वर्ण के थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए आगे बातें करेंगे, सभी डिटेल से बातें करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर माता का नाम मुर्रा था, पिता सिद्धार्थ सिद्धि, और जो है वो इसके अलावा मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त थे। और आगे यहाँ पर बात करें थोड़ा सा जन्म के बारे में। तो जन्म हमें यहाँ पर कब देखने को मिलता है? तो जन्म के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है कि यहाँ पर जो है वो जन्म इनका होता है, कब होता है? 345 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होता है अगर बात करें तो इनका जन्म पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में इनका यह जो जन्म होता है 345 ईसा पूर्व में। ये सभी बात हो गई। अब यहाँ पर बात आती है कि किसको यहाँ पर जीतकर शासन स्थापित किया या मौर्य साम्राज्य स्थापित किया? तो यहाँ पर जो है वो नंद वंश के शासक घनानंद को
पराजित करके मौर्य वंश को स्थापित किया। मगध में सहयोग के रूप में कौन थे? सहयोग के रूप में इनके पास में चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। सहयोग के रूप में चाणक्य के द्वारा यहाँ पर जो है वो साम दाम दंड भेद राजनीति के बारे में जो जानकारी दी गई है, वो गुरु यहाँ पर जो है वो चाणक्य माने जाते हैं। चाणक्य या फिर कौटिल्य, इनका दूसरा नाम है कौटिल्य। तो इनके द्वारा इनको शिक्षा दी गई थी और पारंगत करवाया गया था। युद्ध अभ्यास सारे कुछ यहाँ पर जो है वो चाणक्य के द्वारा, पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, उसमें आपको समझ में आ चुका होगा। ये बातें हो गई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ जाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर है सर्वार्थ सिद्धि, तो इनका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेना। पिता का नाम है ये पिता कौन है अगर बात करें तो पिता है सर्वार्थ सिद्धि, माता मुर्रा। थोड़ा सा ये चेंज कर लेना। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे किसके बारे में। देखिए थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा हम साम्राज्य के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में बात करें। देखिए हम 3 शासकों के बारे में बात करेंगे ज़्यादा। फर्स्ट हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर बिंदुसार, उसके बाद में अशोक के बारे में, और इसके बाद में अंतिम शासक जो है वो हम लेंगे किसको? बृहदत्त मौर्य को। ये अंतिम शासक है। यहाँ पर बीच में और होते हैं बट इनको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर लेंगे चंद्रगुप्त, जो इसका शासनकाल के बारे में जो है वो लिख लीजिए आप कि यहाँ पर जो शासन करते हैं 323 ईसा पूर्व से यहाँ पर जो है वो करते हैं 298 ईसा पूर्व तक, है ना। बिंदुसार करते हैं यहाँ पर 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। ओके, यहाँ पर जो है वो अशोक करते हैं 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और लास्ट में अगर बात करें तो बृहदत्त यहाँ पर जो वो शासन करते हैं, लास्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 178 ईसा पूर्व से यहाँ पर जो 184 ईसा पूर्व। ये यहाँ पर जो है वो साम्राज्य, यहाँ पर जो है वो टाइमिंग, यहाँ पर समय होता है इनका समय, और इस समय के दौरान यहाँ पर जो है वो शासन चलता है मौर्य साम्राज्य का। आगे हम बात करते हैं तो हमारा क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो है वो इनके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर 84 भी देखने को मिलता है, कई जगह यहाँ पर 85 भी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो आप ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और क्या देखने को मिलता है? आगे हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे थे। देखिए हम किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो उसके जीता था, वहाँ तक बात कर लिया, उनके परिचय के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पर कई जगह पर इनको शूद्र कहा गया, कई जगह इनको क्षत्रिय कहा गया, और कई जगह इनको जो है वो यहाँ पर वर्षाय, यहाँ पर अलग अलग नामों से जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या नाम यहाँ पर जो है वो रखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त को कई जगह अगर बात करें यहाँ पर किसमें, यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य या फिर ले सकते हो पुराणों में इनको क्या कहा गया है? शूद्र। क्या कहा गया है? शूद्र वर्ण के यहाँ पर जो है वो कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जैन और
बौद्ध ग्रंथों में क्या देखने को मिलता है, क्षत्रिय यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और अगर बात करें विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में क्या देखने को मिलता है, वर्षण। क्या देखने को मिलता है, वर्षण हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो क्यों यहाँ पर नाम रखा गया, यहाँ पर निम्न कुल के होने की वजह से, कुल के होने की वजह से वर्षण, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन यहाँ पर जो है वो वर्णों में यहाँ पर जो है वो नाम रखा गया है, इन वर्णों का मानना है। तो चंद्रगुप्त के यहाँ पर जो है वो इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम बात करें आगे इनके द्वारा क्या क्या किया गया, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्राह्मण साहित्य में पुराणों में शूद्र कहा गया है, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया है, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में यहाँ पर वर्षण निम्न कुल का होने की वजह से कहा गया है। तो ये सभी यहाँ पर जो है वो आपको जानकारी मिल चुकी है। आगे बात करते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर 305 ईसा पूर्व में हमें यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त और यहाँ पर जो है वो सेल्यूकस निकेटर के मध्य यहाँ पर जो है वो एक युद्ध हमें देखने को मिलता है। युद्ध के बारे में अब यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि सेल्यूकस निकेटर कौन है, सेल्यूकस निकेटर, तो ये कौन है। तो हमने जो है वो पहले बात की थी, इससे पहले वीडियो में बात की थी किसके बारे में, सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का उत्तराधिकारी यहाँ पर जो है वो कौन है, सेल्यूकस निकेटर है। तो यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो युद्ध करने के लिए आता है और इनके मध्य में आपसी युद्ध होता है। और युद्ध में यहाँ पर जो है वो किसकी पराजय होती है, जो है वो किसकी पराजय होती है, पराजय हमें यहाँ पर जो है वो सेल्यूकस की क्या है, पराजय देखने को मिलती है, पराजय। तो क्या देखने को मिलती है, पराजय हमें देखने को मिलती है किसकी, सेल्यूकस निकेटर की। तो बात करें 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है और जो है वो चंद्रगुप्त के साथ युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है, सेल्यूकस की पराजय, सेल्यूकस क्या होता है, पराजित, क्या होता है, सेल्यूकस पराजित होता है और विजयी कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस पराजित होता है, सेल्यूकस जैसे पराजित होता है उसके बाद में सेल्यूकस के यहाँ पर जो है वो कहाँ का शासक है, अगर बात करें तो यूनान का शासक है, यूनानी शासक है। कहाँ का, यूनानी शासक कौन है, यूनानी शासक। जैसे पराजित होता है यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है वो साथ ही में चले जाते हैं। देखिए पराजित होने का प्रमुख कारण ये होता है कि जो है वो चाणक्य और कौटिल्य, यानी चाणक्य या फिर कौटिल्य बोल सकते हो, इनको पता होता है कि यहाँ पर जो है वो सेल्यूकस यहाँ पर जो है वो आने वाला है और जो है वो हमसे युद्ध करने वाला है। तो उनको पहले ही यहाँ पर जो है वो गुप्तचरों से पता चल जाता है और उस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो युद्ध की रणनीति यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं और सेल्यूकस को यहाँ पर पराजित करने के बाद में सेल्यूकस को ले जाते हैं यूनिक उसी के साम्राज्य में, यानी कहाँ पर बात करें तो उसको ले जाते हैं यूनान में। और यूनानी शासक को यूनान में ले जाकर वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, संधि करते हैं। वहाँ पर जाकर उनसे जो है वो संधि करते हैं। संधि में क्या क्या बातें रखी गई है बात करते हैं। तो संधि में हम बात करें तो देखिए सबसे पहले संधि की बात करें तो संधि में
तीन बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो युद्ध में जो है वो कौन हुआ यहाँ पर पराजित हुआ, कौन हुआ सेल्यूकस निकेटर, कौन हुआ सेल्यूकस निकेटर। और इसको बाद में यूनान ले गए और वहां पर एक संधि हुई, संधि में क्या हुआ, तो संधि क्या होती है, संधि की बात करें तो संधि होती है इनके मध्य में, इनके मध्य संधि होती है, संधि होती है। तो संधि क्या होती है वो बात करें तो पहली संधि हमें यहाँ पर जो देखने को मिलती है, इनकी सेल्यूकस की निकेटर की जो है वो पुत्री होती है। देखिए यूनान में ले जाते हैं, यूनान में जाने के बाद में सेल्यूकस की पुत्री को यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त देख लेते हैं और उससे वहाँ पर विवाह करने के लिए कह देते हैं। तो सेल्यूकस के द्वारा जो है वो अपनी पुत्री का विवाह करवाया जाता है। तो क्या सेल्यूकस के द्वारा पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह। तो पुत्री का विवाह के बारे में हमें कौन सा विवाह यानी पुत्री का नाम क्या देखने को मिलता है, तो पुत्री का नाम हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है हेलेना। क्या नाम देखने को मिलता है, हेलेना। तो पुत्री का नाम है हेलेना और जो है वो किसके दहेज के तौर पे 4 प्रांत यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के द्वारा दहेज के रूप में। क्या दहेज, दहेज के रूप में 4 प्रांत यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं, दहेज के रूप में 4 प्रांत। वो चलिए बात करते हैं आगे। तो इन सभी को लिखने के बाद में बात करते हैं, देखिए विवाह किससे हुआ, हेलेना से। और यही विवाह जो है वो क्या था, यह विवाह हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर विवाह, यहाँ पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह में देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का मध्य। तो बात करते हैं यहाँ पर विवाह, यहाँ पर जो देखने को मिलता है विवाह किसके साथ हुआ, विवाह होता है हेलेना के साथ। तो हेलेना के साथ विवाह हुआ, विवाह के साथ में यहाँ पर जो है वो बात करें तो यहाँ पर जो है वो दहेज के रूप में, दहेज के रूप में 4 प्रांत, 4 प्रांत यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। 4 प्रांत कौन कौन से हैं, तो 4 प्रांत हमें देखने को मिलते हैं काबुल, किसके द्वारा दिए जाते हैं, सेल्यूकस के द्वारा, काबुल। दूसरा होता है गांधार, तीसरा होता है बलूचिस्तान, चौथा होता है हेरात। तो 4 हमें यहाँ पर जो है वो प्रांत देखने को मिलते हैं, काबुल, गांधार, बलूचिस्तान और हेरात। 4 प्रांतों को किसको दे दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। इसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी हमें यहाँ पर जो है वो क्या उपहार के तौर पे सेल्यूकस को दिया जाता है। तो उपहार के तौर पे 500 हाथी यहाँ पर दिए जाते हैं, 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कितने, 500 हाथी। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा, सेल्यूकस के द्वारा एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा जाता है। तो नाम क्या था अगर बात करें तो मेगस्थनीज। क्या था, मेगस्थनीज, जिसका ग्रंथ था मेगस्थनीज का ग्रंथ कौन सा था, इंडिका। क्या है ग्रंथ,
इंडिका। तो इंडिका के द्वारा यहाँ पर जो है वो जानकारी भी मिलती है। तो मेगास्थनीज क्या था, यहाँ पर जो है वो प्रथम, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्रथम यहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर राजदूत हमें देखने को मिलता है। भारत में प्रथम आने वाला विदेशी राजदूत के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो बात करें तो मेगास्थनीज है। क्या है, प्रथम राजदूत जो है वो भारत में आने वाला विदेशी राजदूत कौन है, मेगास्थनीज। और इससे पहले बात कर रहे थे हम विवाह के बारे में, तो ये कौन सा था, देखिए ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर दो मोस्टली बात और लिखनी है, एक विवाह पे और यहाँ पर एक राजदूत पे। तो विवाह की बात करें तो विवाह यहाँ पर जो है वो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस का, हेलेना और चंद्रगुप्त के साथ में जो विवाह हुआ वो क्या था, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। और भारत का प्रथम विदेशी राजदूत कौन है, मेगास्थनीज, जिनका ग्रंथ है इंडिका। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करें तो आगे यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है। तो आगे हम यहाँ पर जो है वो बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का मैप यहाँ पर बना लीजिएगा। अब बात करते हैं पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में कौन कौन सी कहाँ तक यहाँ पर जो विस्तार देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो हमें यहाँ पर जो है वो जानकारी यहाँ पर कहाँ तक देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में बात करें तो ईरान तक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। बात करें उत्तर में तो उत्तर में हमें यहाँ पर कश्मीर, यहाँ पर बात करें पूर्व में तो बंगाल, क्या देखने को मिलता है, बंगाल। और बंगाल के बाद में बात करें दक्षिण में तो यहाँ पर उत्तरी क्या देखने को मिलती है, उत्तरी कर्नाटक जिसे बोल सकते हैं मैसूर, क्या देखने को मिलता है, मैसूर। तो हमें यहाँ पर जो है वो उत्तरी कर्नाटक तक यहाँ पर जो है वो ये विस्तार, यहाँ पर साम्राज्य विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी बात होने के बाद में आगे यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये हो गया है साम्राज्य विस्तार। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो उत्तरी पश्चिमी ईरान, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक। बात करें यहाँ पर एक रह गया, यहाँ पर जो है वो पूर्व में बंगाल तक, ये यहाँ पर जो है वो साम्राज्य विस्तार था। आगे बात करते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया गया था। झील का नाम बात करें तो किसके द्वारा बात यहाँ पर देखने को मिलता है, सुदर्शन झील यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आगे हम बात करें तो आगे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 312 ईसा पूर्व में 312 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर 312 ईसा पूर्व में हमें जो है वो मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल हमें देखने को मिलता है, किसमें, मगध में। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर और पॉइंट बना के लिखिएगा, नोट डाल के ये वाला, कि जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति, अगर बात करें जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति क्या संगीति प्रथम जैन संगीति का जो है वो हुई थी, कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। तो बात करें यहाँ पर 12 वर्षों तक जो है वो क्या हुआ था, भीषण काल पड़ा था, किसके, जैन लेखों के अनुसार, है ना, जैन लेखों के अनुसार जो है वो 12 वर्षों तक भीषण काल पड़ा। जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात यहाँ पर और बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर जो है वो पुष्य गुप्त वैश्य को आदेश देकर क्या हुआ, आदेश देकर क्या देखने को मिलता है, आदेश देकर यहाँ पर किसको आदेश देकर, पुष्यगुप्त को आदेश देकर क्या बनवाया जाता है, सुदर्शन झील क्या करवाया जाता है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। तो किसका, सुदर्शन झील का निर्माण किसके आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा यहाँ पर जो है वो बनवाया जाता है। किस लिए बनवाया जाता है, अगर बात करें तो बनवाया जाता है सिंचाई के लिए। क्यों, सिंचाई हेतु। तो सिंचाई हेतु किसका निर्माण करवाया जाता है, सुदर्शन झील का। किसके आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। नोट डाल के इंपॉर्टेंट आप जो है वो डाल सकते हो, यहाँ पर स्टार लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कई बार और कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ये बातें लिखने के बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और क्या देखने को मिलता है, देखिए लास्ट बात हमें अब जो देखने को मिलेगी, लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो अपना राजपाट छोड़ के अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्र को सिंहासन संभला के क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो है वो जैन धर्म को अपना लेते हैं। वो जैन धर्म के जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेल गोला में चले जाते हैं। वहाँ पर जैन मुनि भद्रबाहु के पास में जाकर शिक्षा लेते हैं और उसके बाद में वहीं पर पहाड़ पर जो है वो अपना प्राण शरीर त्याग देते हैं। तो बात करते हैं क्या, तो ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानने लगे। जीवन के अंतिम समय में साम्राज्य को छोड़कर अपने पुत्र को सिंहासन
सिंहासन छोड़कर ये कहाँ चले जाते हैं? छोड़कर जैन मुनि भद्र बाहु के पास क्या करने? पास शिक्षा लेने चले जाते हैं। शिक्षा की बात करें तो कौन सी शिक्षा? जैन शिक्षा। जैन शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, जैन धर्म की शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। स्थान की बात करूं तो स्थान कहाँ पर? जो वो श्रवणबेलगोला। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में। समय की बात करें तो यहाँ पर 298 ईसा पूर्व में यहाँ पर जाते हैं और 298 ईसा पूर्व में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भद्रबाहु जैन मुनि भद्रबाहु के पास में जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पहाड़ी पर जाकर, कहाँ पर? 298 ईसा पूर्व में पहाड़ी पर जाकर संलेखना या इसे बोल सकते हैं उपहास पद्धति से अपना शरीर त्याग देते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि यहाँ पर जो है वो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म के अंतिम जीवन के अंतिम समय में साम्राज्य छोड़कर अपने पुत्र को सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु के पास शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं जैन धर्म की। और वहां पर कहाँ पर? श्रवणबेलगोला के में, और 298 ईसा पूर्व में पहाड़ी पर जाकर संलेखना पद्धति या उपहास पद्धति से अपना शरीर त्याग देते हैं। और उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी यहाँ पर जो है वो बनता है बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार। बिंदुसार कब बनता है? 298 ईसा पूर्व। तो कल हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे बिंदुसार को। आज यहाँ पर जो है वो हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ही वीडियो में आपको देने के लिए काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और क्लास जो है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए करो। और साथ में जो है वो एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। कल मिलते हैं नए जो है बिंदुसार टॉपिक के साथ। बिंदुसार जो है वो शासक के बारे में कल चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए।